हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट सेकंड, दैट इज काइनेमेटिक्स फॉर सीबीएसई क्लास 11th फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So this is the first question, which one of the following Cartesian coordinate system is not followed in physics? Physics में कैसा coordinate system हम नहीं follow करते हैं? It is the left-handed coordinate system. हम फिजिक्स में हमेशा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, लेकिन व्हाट इज दिस लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पता कैसे लगेगा कि इन चारों में से कौन सा लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है? देखते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ओके, देखो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए ऑफ कोर्स फर्स्टली यू हैव टू यूज योर राइट हैंड। ओके, एंड देन अपने थंब को छोड़कर जो आपकी ऑफ कोर्स चारों फिंगर्स हैं, ओके, उनको सबसे पहले आप पॉइंट करोगे टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहले केस को एक्सप्लेन करता हूँ, द एक्स एक्सिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, दैट मीन्स आउट ऑफ द स्क्रीन, राइट। सो अपनी चारों फिंगर्स को पहले पॉइंट करो आप अपने खुद की तरफ। ओके, इसको बाय द वे खुद से आपको परफॉर्म करके देखना है। एंड देन कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस, दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट साइड। ओके, बाय डूइंग दिस यू विल सी कि जो आपका थंब है वो करेक्ट जेड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर ऐसा है देन दिस इज अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिमिलरली सेकंड को चेक करते हैं। सबसे पहले जो आपकी चारों फिंगर्स हैं आप उनको पॉइंट करो टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट मीन्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। ओके, एंड देन आप उनको कर्ल करोगे ऊपर की तरफ, एंड इन डूइंग दिस यू विल सी कि जो आपका थंब है वो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है आउट ऑफ द स्क्रीन, एक तरह से जैसे कि डायरेक्शन है जेड एक्सिस की। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको भी हम यूज करेंगे, ये भी हमारा आंसर नहीं है। व्हाट अबाउट द थर्ड ऑप्शन? फिंगर्स को पॉइंट करो ऊपर की तरफ एंड देन कर्ल देम टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन। ओके, आपकी तरफ आपको कर्ल करना है, दैट मीन्स। सो सबसे पहले फिंगर्स को हमने आपने पॉइंट किया अपवर्ड्स डायरेक्शन में, देन उनको कर्ल किया खुद की डायरेक्शन में, एंड जो आपका थंब है वो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स योर राइट, दैट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द जेड। सो ये भी बिल्कुल सही है। दिस इज ऑल्सो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑफ कोर्स कौन सा बचा? आखिरी वाला। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसमें आएगी। सबसे पहले फिंगर्स को पॉइंट करो टुवर्ड्स यू, है ना, बिकॉज एक्स एक्सिस आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, एंड वहां से आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, दैट मीन्स ऊपर की तरफ। सो जब आप ऐसा करोगे आप देखोगे कि आपका जो थंब है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स योर लेफ्ट पॉइंट कर रहा है। होना कहाँ चाहिए था? टुवर्ड्स राइट, राइट। दैट मीन्स अगर मैं राइट हैंड को यूज करता हूं तो जो आपका थंब है वो करेक्ट डायरेक्शन नहीं दे रहा है जेड की, लेकिन अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज करके सेम चीज करोगे, ओके, तब आप देखोगे सबसे पहले जैसे आपने फिंगर्स को पॉइंट करा अपने खुद की तरफ, एंड देन उनको ऊपर की तरफ क्या किया? कर्ल किया, एंड देन इस बार आपका जो थंब है वो पॉइंट कर रहा है जेड एक्सिस की तरफ। दैट मीन्स इस बार आपने लेफ्ट हैंड को यूज करा, तब आपको करेक्ट इसकी डायरेक्शन पता लगी जेड की। सो दिस इज द लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम फिजिक्स में हमेशा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। पहला भी यूज कर लेंगे, सेकंड भी यूज कर लेंगे, थर्ड भी यूज कर लेंगे, बट नेवर दिस फोर्थ वन। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूनिट वेक्टर इन द फॉलोइंग। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के बराबर होता है। ओके, अब इनमें से हमको पहचानना है कि कौन सा ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। सिंपली पहले से चेक करना स्टार्ट करते हैं। आई कैप प्लस जे कैप, किस तरह से आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो? अंडर रूट, फर्स्टली जो ये वाली टर्म है उसका कॉफिशिएंट और उसका स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जो आई कैप है, आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है? 1, सो 1 का स्क्वायर, प्लस जो सेकंड टर्म है जे कैप, उसका कॉफिशिएंट अगेन 1 एंड उसका भी स्क्वायर, एंड टोटल का अंडर रूट, राइट। सो ये तरीका होता है मैग्नीट्यूड को चेक करने का। दैट मीन्स कितना आंसर आएगा पहले के केस में? दैट इज 1 + 1 उसका अंडर रूट, सो अंडर रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 2। 1 तो नहीं आया, दैट मीन्स ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करते हैं। दिस वन, यहाँ है सिर्फ 1/√2। अच्छा, जो कॉन्स्टेंट नंबर होता है वो तो एज सच मल्टीप्लाई में बस आ जाएगा। सो 1/√2 को ऐसे ही रखने वाले हैं। दिस इज द आई कैप। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आई कैप का जो कॉफिशिएंट है वी नो इट इज डायरेक्टली वो 1 है। इसमें आपको स्क्वायर करके अंडर रूट करने की जरूरत नहीं है वैसे भी, राइट। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते भी हो, ऑफ कोर्स आपको पता है स्टिल आपके पास सेम आंसर आने वाला है, बिकॉज अगर आप ऐसे करोगे भी अंडर रूट, फिर आई का कॉफिशिएंट देखोगे दैट इज 1, 1 का स्क्वायर करोगे अगेन 1, ओके, उसके बाद जे कैप तो है नहीं, सो वो तो जीरो ही रहने वाला है। स्टिल आपके पास वही आएगा, ब्रैकेट की जो वैल्यू है दैट इज 1। ओके, सो सिंपली 1/√2 into 1 इज द मैग्नीट्यूड।
सो कितना आ जाएगा 1/√2। इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1/√2। दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1, सो ये भी आपका यूनिट वेक्टर नहीं होने वाला। देन लेट्स ट्राई द ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, ये भी आपका आंसर नहीं है। आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2। इसको अगर आप ट्राई करोगे, देखो नीचे है √2, सो अगेन 1 जो √2 है उसको मैसेज रखने वाला हूँ अंदर। आई कैप कॉफिशेंट 1, सो 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप का कॉफिशेंट अगेन 1, सो 1 का स्क्वायर। कितना आंसर आएगा इसका 1/√2। फिर अंडर रूट के अंदर भी आ जाएगा आपका 1 + 1, सो 1/√2 इंटू √2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट 1। सो ऑप्शन नंबर डी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1। सो ऑफ कोर्स यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्केलर। मास हमको पता है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, जस्ट वो मीटर्स में होती है, राइट। मोमेंटम इज इक्वल टू P इज इक्वल्स टू M इंटू वी, बिकॉज V इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को जब भी आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हो यू गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलरेशन। हालांकि एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट उसका मैग्नीट्यूड का मीन्स जस्ट आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बता रहे हो, डायरेक्शन नहीं बता रहे, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। सो उसने पूछा क्या है कि कौन सी स्केलर क्वांटिटी के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स जो वेक्टर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ पार्टिकल हैज नेगेटिव वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल मान लो वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, एंड नेगेटिव एसेलरेशन मान लो गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट्स स्पीड इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम और जीरो। एक चीज इसमें आपको याद रखनी होती है कि जब भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है और जो उसकी एसेलरेशन है उन दोनों का साइन सेम हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों के नेगेटिव होने का मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, राइट। और जब भी ऐसा होता है द पार्टिकल ऑलवेज स्पीड्स अप, उसकी स्पीड बढ़ती है। अच्छा, जब भी आपको उल्टा दिखेगा, मान लो वेलोसिटी नेगेटिव है एसेलरेशन पॉजिटिव है, या एसेलरेशन नेगेटिव होकर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तब बॉडी ऑलवेज स्लो डाउन होती है, दैट मीन्स उसकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होती है। बट यहाँ बिकॉज सेम साइन उसने दिया हुआ है, बोथ आर नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एसेलरेशन भी नेगेटिव है, इट मीन्स जो बॉडी है वो स्पीड अप हो रही होगी, बॉडी फास्ट हो रही है। ऑप्शन नंबर ए, स्पीड्स इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द एरिया अंडर द एसेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट फॉर एनी गिवन टाइम इंटरवल। लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास टाइम है, यहाँ एसेलरेशन प्लॉट करी हुई है, एंड जिस मर्जी तरह का हमारे पास कोई ग्राफ आ रहा है। ओके, और लेट्स से हमारे पास कुछ इतना ग्राफ गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड कि इस ग्राफ के अंडर कितना एरिया आ रहा है। दैट मीन्स लेट मी चूज अनदर कलर। सो ये एरिया हमारे पास आ रहा है, एरिया अंडर द ग्राफ, राइट। अब अगर हमको इस एरिया के बारे में पता लग जाता है तो ये हमको किस चीज़ के बारे में बताएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑफ कोर्स जो ये एरिया होगा, एरिया अंडर दिस ग्राफ, इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ एसेलरेशन इनटू टाइम, राइट। एसेलरेशन एंड टाइम का ये प्रोडक्ट होगा। अब इनडायरेक्टली दैट मीन्स हमसे ये पूछा गया है कि एसेलरेशन इनटू टाइम किस चीज़ के इक्वल होता है। इसको देखो फाइंड करने के मल्टीपल तरीके हैं। सबसे बेस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, v इज इक्वल्स टू u + at। यूजिंग दिस यू कैन इजिली फाइंड दैट v माइनस यू होता है इंटू टी के इक्वल। दैट मीन्स जो ये एरिया आ रहा है हमारे पास अंडर द एसेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो चेंज इन वेलोसिटी इज द राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Question number 6, when can we say that the resultant of the two vectors is maximum? This is very easy. जब भी दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, ओनली इन दैट केस जो उन दोनों का रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। सिंपल देखो, कोई मान लो आपने टेबल को हिलाना है, किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, अगर दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स उसी केस में जो रिजल्टेंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। अगर एक बंदा, लेट्स सपोज कि एक टेबल है, एक पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दूसरा किसी और ही डायरेक्शन में लगा रहा है, या मान लो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, ऑफ कोर्स उस केस में तो रिजल्टेंट मैक्सिमम नहीं होने वाला। अगर आप इस टेबल को इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहते हो तो दोनों पर्सन्स को यहाँ से पुश करना पड़ेगा ये टेबल, राइट। सो वेरी सिंपल, कोई भी दो वेक्टर्स, ये तो मैंने फोर्स की एग्जांपल देके बताया ना, चाहे कोई सा भी वेक्टर हो, उन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ कोर्स तभी मैक्सिमम होता है जब उन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। सो बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। Question number 7, which of the following statement is true if a body moves in a semicircular track whose radius is r? So let's draw a semicircle. Radius इसका given है r, so this is r. Similarly, of course,
दिस इज ऑल्सो आर, राइट, दिस इज द सेंटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी चीज़ इनमें से ट्रू है, देखते हैं। पहला बोल रहा है 2r इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अगर यहाँ से चलना शुरू किया, दिस वाज द इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पोजीशन थी बॉडी की, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, तो ऑफ कोर्स जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो तो 2r होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, दैट इज इक्वल टू द दिस टोटल डिस्टेंस, दैट इज 2r। ओके, सो जो ऑफ कोर्स पहला ऑप्शन है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट, बट बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन ऐसा भी दिया हुआ है कि ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, सो हमको इसको भी चेक करना पड़ेगा। इट इज सेइंग दैट पाई आर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सो बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट मीन्स इनिशियल से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस है फाइनल पॉइंट तक, वो कितना है। दैट मीन्स जो ये पेरीफेरी है ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी कि इसकी लेंथ कितनी है इस आर्क की। ऑफ कोर्स हम कैसे करने वाले हैं, वी नो कि अगर हमारे पास पूरा सर्कल होता तो उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है दैट इज इक्वल्स टू 2πr, बट यहाँ हमारे पास सेमी सर्कल है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी इक्वल टू द पाई इंटू आर, हाफ होगा 2πr का। दैट क्लियरली मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी हमारा करेक्ट है। पाई आर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्प्लेसमेंट इन द मीटर्स ऑफ द बॉडी वेरीज विद टाइम। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, where t is the time and y is the displacement. The displacement is 0 for the positive of t equal to कितना, ये आपको फाइंड करना है। उसने बोला कि किस टाइम के ऊपर जो बॉडी है उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, y इज इक्वल्स टू 0 है। सो पुट करके देख लेते हैं, y की जगह 0, राइट। 0 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। सो सिंपली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपको सॉल्व करना है, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t। सो लेट्स सी, t is equals to minus b plus minus under root b square. So it is 1 minus 4 into a into c. ठीक है, सीधा डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों मैं यूज कर रहा हूँ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द t, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a होता है, सो इट इज 2। 1 प्लस माइनस 4 2s are 8 divided by 2, so we get t is equals to 1 plus minus 3 divided by 2। सो कौन कौन सी यहाँ से वैल्यू आपके पास आएंगी टाइम की, देखो, एक तो आपके पास आएगा टाइम इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, एंड दूसरा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, जिससे आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है टाइम की। सो ऑफकोर्स इसको तो हम डिस्कार्ड कर देने वाले हैं, जस्ट इसको आप सॉल्व करो। देखो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 है, सो 4/2 दैट मीन्स 2 सेकेंड्स। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड बाद जो बॉडी होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी रही होगी, 0 मीटर्स। नेक्स्ट वन, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, सो दिस इज द पॉइंट ए, ही ट्रेवल्स टू अ पॉइंट बी, जो कि कितना दूर है ए से, 3 किलोमीटर्स दूर, एंड देन ही रिटर्न्स टू ए। सो ए से पहले वो बी तक जाता है, एंड देन अगेन ही रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, ए पर वो दोबारा पहुंच गया, ठीक है। सो इफ ही टेक्स 2 hours टू डू सो, उसकी स्पीड कितनी होगी आपको फाइंड करनी है। सो स्पीड इज गिवन बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाई द टाइम। टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, दैट इज 6 किलोमीटर्स, बिकॉज 3 किलोमीटर्स पहले वो ए से बी तक गया, फिर 3 किलोमीटर्स वो वापस भी आया, सो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा 6 किलोमीटर्स। डिस्टेंस 6 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम उसने कितना लिया, 2 hours, सो जस्ट डिवाइड, यू गेट 3 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ दैट गाय। अगला क्वेश्चन है, कैन एन ऑब्जेक्ट्स एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0 व्हेन द ऑब्जेक्ट्स स्पीड इज ग्रेटर देन 0। अगर किसी टाइम के ऊपर बॉडी की जो स्पीड है वो 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा मीन्स कोई भी फाइनाइट नंबर वो हो सकता है, राइट, 5 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी ऐसा, तो क्या उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी की एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, राइट, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज, बिकॉज जो एवरेज वेलोसिटी है, राइट, एवरेज velocity, that is basically overall displacement कितनी है बॉडी की, displacement divided by the total time taken by the body to cover this displacement, total time। अब of course it is very easy to see that अगर displacement 0 होगा तो average velocity भी तो क्या होगी, 0, है ना। सो सिंपली हमको क्या बताना है कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होती है। डिस्प्लेसमेंट 0 कब होती है, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बॉडी की एग्जैक्टली सेम हो। जहां से उसने चलना शुरू किया, आफ्टर सम टाइम बॉडी सेम पॉइंट पर
वापस पहुंच जाए, उस टाइम के ऊपर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी एंड इसी वजह से एवरेज वेलोसिटी भी जीरो होगी. सो ऑफ कोर्स कौन सा राइट आंसर है? यस, द एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज लेस देन 1, लेस देन और इक्वल टू 1, इट इज़ मोर देन 1 या फिर मोर देन और इक्वल टू 1, ये आपको बताना है. देखो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये सोच सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है, इन दोनों में से जनरली कौन सी क्वांटिटी बड़ी होती है और कौन सी छोटी होती है. ऑफ कोर्स जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटी होती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को तो आप डिफाइन ही इस तरह से करते हो कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. मान लो यहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया, राइट, किसी भी पर्टिकुलर तरह का वो पाथ लेके किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंची है. टोटल डिस्टेंस तो आप देख रहे हो कि उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, राइट. दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी, बट जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी बॉडी की वो तो बहुत कम है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ए से लेके बी तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना. सो जो डिस्प्लेसमेंट होती है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस वही छोटी होती है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस. उल्टा तो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू द डिस्प्लेसमेंट. हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकते हैं दोनों. किस केस में? जब बॉडी एक ही डायरेक्शन में बिना मुड़े कहीं भी इधर उधर ना बेंड हुए या फिर वापस भी नहीं वो आ रही है, मान लो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, नो लेफ्ट नो राइट, और ना ही वो वापस आ रही है. इन दिस केस ओनली, ये इकलौता ऐसा केस है जिसके केस में जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस. अब सिंपली देखो, डिस्टेंस को आप इधर ले आओ या डिवाइड कर दो. ठीक है. सो आपके पास रेशियो आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? सर्कल में वो मूव कर रहा है, बट यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है. अगर मान लो वो 7 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है तो 7 मीटर पर सेकेंड ही है उसकी हर टाइम पे स्पीड. ठीक है. सो इन दैट केस द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज 45, 60, 90 या फिर 180. चलो मान लेते हैं जो पार्टिकल है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मूव हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से. ठीक है. एंड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब वो है, मान लो किसी भी टाइम के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है एट दिस पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी? टेंजेंशियल, राइट. सिर्फ आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है टू द सर्कल. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन? अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कल में मूव हो रही होती है तो उसकी किस टाइप की एक्सेलरेशन होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ सेंटर. सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट. दिस AC मीन्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सो एज यू कैन सी, जो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर. सो 90 डिग्रीज इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वन, व्हेन अ वेक्टर A इज मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर माइनस लैम्डा, तो क्या होता है? मान लो ये एक वेक्टर है A वेक्टर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस लैम्डा से. मान लो जो लैम्डा है वो 2 के इक्वल है, तो -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो क्या होगा? फर्स्टली बिकॉज यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, दैट इज 2. इस माइनस की भी बात करते हैं बाद में, बट पहले फोकस ऑन दिस नंबर 2. सो ड्यू टू दिस नंबर, बिकॉज अब वो A वेक्टर ना होकर ट्वाइस हो जाने वाला है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस. पहले इतनी लेंथ थी इस वेक्टर की, अब इससे 2 गुना हो जाने वाली है. और सेकेंडली बिकॉज ये माइनस है, राइट. अगर मैं A वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट माइनस ट्वाइस ऑफ A वेक्टर ना, -2 ऑफ A वेक्टर. सो डायरेक्शन भी इसकी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. ठीक है. सो A वेक्टर अगर कुछ इस तरह का था तो -2A वेक्टर कुछ इस तरह का हमको नजर आएगा. दिस इज द -2A वेक्टर. सो क्लियरली अगर किसी A वेक्टर को आप माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा, वो भी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, और डायरेक्शन उसकी क्या हो जाती है? ऑपोजिट हो जाती है टू द A वेक्टर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इट्स मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स एंड द डायरेक्शन बिकम्स ऑपोजिट टू द वेक्टर A. Next question, the bus is going towards west on a straight road with a speed of 80 km per hour. So सबसे पहले देखो डायरेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. सो एक बस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स
पर आवर और हमको गिवन है बाइक इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। सो एक बाइक है जो पीछे से आ रही है, ऑफ कोर्स दैट मीन्स इन द सेम डायरेक्शन, वो भी वेस्ट की तरफ ही जा रही है, राइट, जिसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। सो इसको रिप्रेजेंट भी जो जब हम करेंगे डायग्रामेटिकली तो एक लॉन्गर एरो के साथ हम इसको ड्रॉ करेंगे, बिकॉज इसकी जो स्पीड है दैट इज ग्रेटर देन दिस 80, ठीक है। सो 120 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होगी हमारी बाइक की। अब पूछा गया टू द बाइकर, जो ये बाइकर है जो 120 की स्पीड पर जा रहा है, इसको क्या लगेगा कि जो बस है वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बाइकर को ये लगेगा कि बस आगे बढ़ रही है या उसको लगेगा कि बाइक पीछे की तरफ जा रही है? बिकॉज अगर ये 120 से जा रहा है ऑफ कोर्स इट विल इजीली क्रॉस दिस बस, है ना। जो बाइकर है उसकी स्पीड बस के कंपैरिजन में 40 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। सो अगर जो ये बाइक वाला है जब ये ओवरटेक करेगा इस बस को तो इसको ये लगेगा कि जो ये बस है ये 40 किलोमीटर पर आवर के साथ पीछे की तरफ जा रही है, बिकॉज 40 का डिफरेंस है दोनों की स्पीड में, ठीक है। सो बिकॉज ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, सो इसको क्या लगने वाला है बाइकर को कि जो बस है वो 40 किलोमीटर पर आवर के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। सो ऑफ कोर्स देखो बिना कुछ कैलकुलेट किए इसका तो हमारे पास आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेस। दो बुलेट्स को सेम पॉइंट से छोड़ा गया है, फायर किया गया है, बट दोनों की जो स्पीड है वो डिफरेंट है। लेट्स सपोज पहली बुलेट की है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरी की है जैसे 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। मैंने रैंडमली कोई भी ऐसे नंबर्स यहाँ पे लिख दिए। अब पूछा गया आपसे कि कौन सी बुलेट सबसे पहले हिट करेगी ग्राउंड को, जो फास्ट है वो वाली, जो स्लो है वो वाली, या साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे, या फिर इसको प्रिडिक्ट नहीं किया सकता। द आंसर इज साइमल्टेनियसली। दोनों बुलेट्स ग्राउंड को सेम टाइम पे टच करेंगी, बिकॉज दोनों ही जो बुलेट्स हैं, चाहे उसकी स्पीड कम हो चाहे उसकी स्पीड ज़्यादा हो, चाहे वो बॉडी रेस्ट से ड्रॉप करी हो, राइट, कोई भी बॉडी हो, वो सेम रेट से एसेलरेट होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। बिकॉज देखो जो स्मॉल जी है वो तो बिल्कुल सेम रहने वाला है ना, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर ऑब्जेक्ट जो है उसको ग्रेविटी इसी रेट से क्या करती है, सेंटर ऑफ द अर्थ के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, ठीक है। सो एसेलरेशन बिकॉज दोनों ही बुलेट्स की सेम रहने वाली है, सो सिंपल सी बात है सेम टाइम पर दोनों बुलेट्स क्या करेंगी, ग्राउंड को हिट करेंगी। हाँ, कंसिडरिंग अगर दोनों बुलेट्स को सेम हाइट से, राइट, बिकॉज उसने बोला हुआ है यहाँ पे सेम प्लेस से ही अगर हम दोनों बुलेट्स को फायर कर रहे हैं, इट मीन्स एग्जैक्टली सेम हाइट है ग्राउंड से। अगर दोनों बुलेट्स को सेम हाइट से हम फायर कर रहे हैं तो ऑफकोर्स सेम ही टाइम पर दोनों बुलेट्स जमीन को क्या करेंगी, टच करेंगी। Question number 16. At the uppermost point of a projectile, so let's say this is the uppermost point of the projectile. अब इस पॉइंट पे उसने पूछा है कि वेलोसिटी और एसेलेरेशन जो होती हैं उन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 0 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 45 डिग्रीज या फिर 90 डिग्रीज, ठीक है। देखो एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एसेलरेशन, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, और मोर प्रिसाइजली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑफ कोर्स इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मोर प्रिसाइजली। ओके, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा? जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऑलरेडी प्रोजेक्टाइल पहुंच जाता है तो उसकी सिर्फ एंड सिर्फ जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है, इन दिस डायरेक्शन, राइट। दैट मीन्स सिर्फ एंड सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता उस टाइम पे। सिंपल सी बात है। अब अगर वेलोसिटी इस तरह से पॉइंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में और जो स्मॉल जी है वो एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, इट क्लियरली मीन्स कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज का। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड एक्सीडेंटली ड्रॉप्स अ ब्रिक फ्रॉम हाई बिल्डिंग, व्हाट इज इट स्पीड आफ्टर 4 सेकेंड्स? ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस टी, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। v इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने वाले हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। आंसर से आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। टाइम 4 सेकेंड्स, सो डायरेक्टली यू गेट v इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। ऑफकोर्स अगर आप 9.8 लेके चलोगे तो 9.8 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई भी ऑप्शन आपका ऐसा नहीं आएगा जो इनमें से हो, ठीक है। सो इट क्लियरली मीन्स हमको यहाँ पे
अप्रॉक्सीमेशन लेके चलनी है, स्मॉल जी को 10 मीटर पर सेकेंड को कंसिडर करके चलना है, ये आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स, कार ए एंड कार बी इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द कार्स मूव फास्टर, इन दोनों में से कौन सी कार फास्ट है। अब इसको करने के मल्टीपल तरीके हैं, एक तो आप स्लोप से फाइंड कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी इजी। देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली देख सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम को आप कंसिडर कर लो कि सेम टाइम में कौन सी कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार बी की बात करता हूँ, राइट, लेट्स से मैंने ये वाला टाइम कंसिडर कर लिया, एट दिस इंस्टेंट जो कार बी है उसने टोटल इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, बट सेम टाइम में, लेट मी यूज अनदर कलर, सेम टाइम में, राइट, यहीं से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, कार जो ए है एज यू कैन सी उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो सेम टाइम में कार ए अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो ऑफकोर्स उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, फास्ट होगी कार ए। सो कार ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम टेकन, तो उसकी स्पीड किस तरह की होगी, इंक्रीज कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी, जीरो होगी या फिर कांस्टेंट होगी। सिंपली हमको एक चीज पता है कि जो स्पीड होती है दैट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बट अगर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इट मीन्स अगर एक क्वांटिटी डबल हो रही है तो दूसरी भी डबल हो जा रही है, अगर एक 3 गुना हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी 3 गुना हो जा रही है। इट क्लियरली मीन्स कि दोनों की जो रेशियो है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट, राइट। अगर मैं न्यूमिनेटर को भी ट्वाइस कर देता हूँ और डिनोमिनेटर को भी ट्वाइस कर देता हूँ ओरिजिनल के कंपैरिजन में, तो ऑफ कोर्स ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो तो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। सो स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी हो सकती है, इसीलिए उसने क्लैरिफिकेशन दी हुई है, दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ओके, सो कुछ इस तरीके का ग्राफ है, तो बॉडी की एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। अब देखो जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज बेसिकली डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा वी इज इन द वाई एक्सिस, राइट। अगर मैं देखूंगा कि जो ये वाला मैं चेंज मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली क्वांटिटी आखिर कौन सी एक्सिस पे प्लॉटेड है, इन द वाई एक्सिस, एंड व्हाट अबाउट द टाइम इन द एक्स एक्सिस। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस, है ना। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ये, और वो तो स्लोप के इक्वल होता है ना। दैट मीन्स जो ये वाला ग्राफ है इसकी स्लोप हमको बताएगी अबाउट द एक्सेलरेशन। अब डायरेक्टली देख लो यार, जो ये वाली स्लोप आपको नजर आ रही है ये पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव, ऑफ कोर्स दिस इज द नेगेटिव स्लोप। जब डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है उसकी स्लोप होती है नेगेटिव, अगर अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है उसकी स्लोप होती है पॉजिटिव, एंड अगर इस तरह से ग्राफ हो बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तब उसकी स्लोप होती है जीरो। ओके, एंड बाय द वे अगर कुछ इस तरीके से ग्राफ हो एकदम सीधा पैरेलल टू द वाई एक्सिस तब उसकी स्लोप कितनी होती है, इट इज इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप। सो अगर स्लोप नेगेटिव है तो ऑफकोर्स जो एक्सेलरेशन है वो भी कैसी होगी, नेगेटिव। सो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, बिकॉज इसके बाद भी लगातार इस चैनल पर ऐसी ही क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।